स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में सर्वे का काम जो है वो ज़ोरों शोर से चालू हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे जो रैयत हैं उनको समस्या आ रही है, बड़ी परेशानी में वो हैं। कुछ ऐसे भी सवाल आए हैं जिसको आप पूरे यूट्यूब में भी देखिएगा तो आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो सर्वे हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, और सर्वे में ये जो 4 तरह का पेज आया है, इस 4 तरह का फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो इस 4 पेज में आपको कौन सा पेज फिलअप करना है, जो यहाँ पर अधिनियम धारा 5 यानी जो प्रपत्र 3 है वो फॉर्म किसके लिए है। देन उसके बाद जो वंश वृक्ष टेबल है ये क्या है, जिसको हम वंशावली भी अपने आम भाषा में कहते हैं। देन उसके बाद वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल किस प्रकार है, ये भी फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्म है जो प्रपत्र 2 है। तो ये जो प्रपत्र 2 है ये किन लोगों को देना है, ये जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है, उनको प्रपत्र 2 ही देना है। और बाप दादा के नाम से ज़मीन है तो उनको वंशावली वाला फॉर्म भी देना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से जो प्रपत्र 2 है वो फिलअप करना है। पहले आइए जानते हैं कुछ मुख्य सवाल जो काफ़ी लोगों की तरफ से यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे आपको सर्वे में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो अभी हम बता दें कि ये जो फॉर्म है, जो 4 पेज का फॉर्म है, इसमें यदि आपके नाम से ज़मीन है, जिसको आम भाषा में रैयत बोलते हैं, यानी आपके नाम से जमीन है, जमाबंदी है, तो वैसी स्थिति में आप प्रपत्र 2 देंगे। आपके नाम से जमीन नहीं है, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, यानी पूर्वजों की जमीन आपको मिली है, तो वैसी स्थिति में आप वंशावली यानी प्रपत्र 3 भी जो है वो फॉर्म भर के देंगे, और वंश वृक्ष जो टेबल है इसको भी भर कर देंगे। अब देखिए, समझते हैं ये जो सर्वे है इसको क्यों लागू किया गया, इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है। जैसे आम भाषा में इसको समझते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से स्पीड से आगे चल रहा है, और ऐसे में नए नए कानून आ जा रहे हैं। तो जो भी बिहार के किसान हैं, जो भी यहाँ पर रैयतधारी हैं, उनको काफ़ी समस्या हो रही है इन सारे चीज़ों को समझने में। हालांकि ये जो निर्णय लिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार सर्वे का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही बेनिफिट फ़ायदा मिलने को दिखेगा। जैसे जो सर्वे हुआ था वो अंग्रेज़ों के ज़माना में हुआ था, 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था। देन उसके बाद एक और जो सर्वे हुआ जिसको रिविजनल सर्वे का नाम दिया गया, जो पहला सर्वे हुआ वो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, और जो दूसरा सर्वे हुआ रिविजनल सर्वे का नाम दिया गया उसको। हालांकि वो बिहार के कुछ ही जिलों में हुआ था, 20 या 25 जिलों में हुआ था, सभी जिलों में हो भी नहीं पाया था। तो बिहार में देखिएगा तो यहाँ पर आपको हर तीसरा से चौथा आदमी यहाँ पर भूमि विवाद से ग्रसित मिलेगा। होता क्या है, जैसे आपके नाम से ज़मीन तो है लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है। कई कभार ऐसा भी केस होता है कि आपका जो ज़मीन है वो किसी और ने कब्जा रखा है, आपके पास कागज़ मौजूद ही नहीं है। कई बार आप रैयत हैं, आपके नाम से जमाबंदी था, लेकिन आपके जो वंशज हैं उन्होंने ज़मीन किसी और को बेच दिया। तो इस सब को सिस्टम को देखते हुए सरकार निरंतर यहाँ पर नए नए कानून लेकर आ रही है जिसके तहत आपको सहूलत हो। अब पहले क्या होता था कि जो सरपंच की तरफ से जो वंशावली बनता था, तो उस वंशावली में क्या होता था कि जो सरपंच के नज़दीक होते थे, यानी जिनका सरपंच से अच्छा खासा लगाव होता था, और कुछ ऐसे भी दबंग किस्म के लोग होते थे, तो वो क्या करते थे कि 4 भाई, मान के चलिए कि 4 भाई हो गए और एक भाई कहीं बाहर रह रहा है, तो वो 3 ही लोगों का नाम वहाँ पर दे करके जैसे तैसे बनवा लेते थे। जिसके लिए फिर पुनर्गठित हुआ कि अब जो वंशावली है उसमें जो पंचायत सचिव होते हैं वो भी चेकआउट करेंगे, उसके बाद सरपंच के पास जाएगा, मुखिया के पास जाएगा, वकील साहब ऑर्डर करेंगे, फिर एफिडेविट कोर्ट से होकर के आएगा। तो नियम को जो बदला गया तो उससे काफ़ी सारा सहूलत हुआ, और जो फ्रॉड का चांसेस है वो कम धीरे धीरे हो रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में जो सर्वे का काम अभी जारी किया गया है, इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि
काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं और लोगों को ज़मीनी स्तर पर कुछ पता नहीं है। अभी मैं आपसे यहाँ पर कहूँ जो फॉर्म है, तो ये फॉर्म हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म जो है फिलअप करने भी नहीं आ रहा है कि राजस्व ग्राम किसे कहते हैं, थाना नंबर क्या होता है, रैयत मतलब क्या होता है, खेसरा मतलब क्या होता है, रकबा किसको कहते हैं, किस्म किस प्रकार का जो ज़मीन पूछ रहा है वो क्या है, जो भूमि पर दावा है आपका वो क्या है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको बिल्कुल सही से फिलअप करके देना है। अगर आप इसको गलत फिलअप करके दे देते हो, गलत जानकारी दे देते हो, तो ऐसे में आपका जो ज़मीन है वो आपके हाथ से जा सकता है। क्योंकि जो सर्वे हो रहा है, आपने जो डाटा यहाँ पर फिल करके दिया, उसके बेसिस पर जो नया वाला खतियान है वो यहाँ पर फिर बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं करना है और ना ही इसमें किसी भी तरह का मिस्टेक करना है। आपके हर एक पंचायत में, पंचायत भवन में शिविर लग रहा है और उस शिविर में जा कर के इस फॉर्म को जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फिलअप करके इसके साथ आपको खतियान की कॉपी लगा के जो आपका वी रसीद होता है, मूल लगान की प्रति, वो लगा करके 2 कॉपी कर लेना है। याद रहे 2 पृष्ठ में, एक तो आप भर लीजिएगा, दूसरा जो आपका रहेगा वो जेरोक्स रहेगा और एक जो उनको आप दीजिएगा दूसरा आप उनसे रिसीप्ट के तौर पर ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि डाटा ऑपरेटर के तरफ से अगर किसी भी प्रकार से आपकी उसमें गलती होता है, और जाहिर सी बात है ये होगा ही होगा क्योंकि ये बिहार है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो भी रसीद अपलोड किए गए हैं, जो भी पहले रसीद अपलोड किया गया, जब डिजिटाइजेशन का दौर आया 2018 के बाद, जब सारे मोटेशन को ऑनलाइन किया गया, जमाबंदी वगैरह सबको रजिस्टर 2 को ऑनलाइन किया गया, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितने भी रैयत का नाम है, किसी का नाम में आपको गलत मिलेगा तो किसी का प्लॉट में गलत मिलेगा, तो किसी का चौहद्दी नहीं है, किसी का रकबा नहीं है, तो किसी का खाता ही छूटा हुआ है। तो ये समस्याएं भी आप इतना ख्याल में रख के चलना कि जो सर्वे हो रहा है तो एक ही बार में सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। सर्वे में हो सकता है कि आपका खाता ही छूट जाए, प्लॉट ही छूट जाए, आपका नाम बाय मिस्टेक किसी और का नाम आ जाए, तो अभी इसमें सुधार होने में और ज़्यादा समय लगेगा। समझ के चलिए कि 4 से 5 साल लग जाएगा पूरी तरह से सही होने में, क्योंकि बिहार पूरी तरह से विवादित है और यहाँ पर जो भू माफिया हैं और जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, बड़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है सिस्टम भैया, नीचे से लेके ऊपर तक सारा करप्ट हो चुका है। तो ऐसे में तो समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा पहल है जिससे आपको काफ़ी सहूलत मिलेगी। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा, जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया है। बहुत सारे लोग तो जानकारी के एवज में नहीं कराए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के चलते नहीं कराए। तो कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको दाखिल खारिज का मतलब ही नहीं पता। उन्होंने सेल डीड परचेज किया, कोर्ट से केवाला मिला उनको, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से, चाहे जिस भी प्रकार से उनको मिला हो, बंटवारा के थ्रू मिला हो या फिर गिफ्टेड के थ्रू मिला हो या सरकार के तरफ से मिला हो, बंदोबस्ती मिला हो या फिर उन्होंने सेल डीड किया हो, तो वो केवाला रख के सोचते हैं कि भैया ज़मीन तो हमारा हो गया। लेकिन वे जो तरीका है बिल्कुल गलत है। उसका जब तक म्यूटेशन नहीं होगा, जिसको हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं, तब तक उस ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं होगा। दाखिल खारिज का अर्थ होता है जिस पार्टी से आपने लिया उसको खारिज करना और आपको दाखिल करना, और आपके नाम से एक डिमांड नंबर, जमाबंदी संख्या ओपन हो जाता है, जिस पर आप अपना टैक्स जो रसीद है वो आप अपना कटवाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी किसान हैं जिनके पास केवाला तो है, लेकिन उनके पास दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है और ना ही उनके पास डिमांड संख्या है, ना ही रसीद है। तो ऐसी स्थिति में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत आपका सारा का सारा जो समस्या है वो सब सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये ख्याल रखिएगा कि जो भी आप फिलअप करके दे रहे हैं, जो भी आप अपने तरफ से भर करके दे रहे हैं, उसमें सब कुछ सही सही अंकित हो, मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद आपके नाम से भी यहाँ पर नया खतियान तैयार कर दिया जाएगा। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नया दाखिल खारिज ऑनलाइन होने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। इंस्टेंट तो होगा नहीं। अगर आपका बहुत पुराना केवाला है, आप सोचिएगा कि आज हम दाखिल खारिज कर ले, तो सर्वे वाला को भी आपको देना है कागज और दाखिल खारिज करिएगा, तो इसमें एक लंबा प्रक्रिया है, 40-45 दिन। हालांकि इसमें एक
समय रखा गया है, लेकिन उस समय पर काम ये नहीं हो पाता है। और ऐसे में अब आप नया से दाखिल खारिज करिएगा तो जो नियम अभी आया है, जो नया वाला जो कानून यहाँ पर आया है, उसके तहत आपको दाखिल खारिज करने में काफ़ी समस्या होगी। यहाँ पर आपको दाखिल खारिज करिएगा तो जिस पार्टी से आप ज़मीन लिए हैं उस पार्टी का आपको ऑनलाइन नेट पर नाम शो होना चाहिए, उसका जमाबंदी शो होना चाहिए, तभी उसका ज़मीन से आपको नाम पर उतना कट करके आपके नाम पर आएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आप सेल एंड डीड परचेज किए हैं यानी रजिस्ट्री के वाला किए हैं तो आपको एक केवाला मिला, या मान के चलिए कि सामने वाले व्यक्ति से हमने केवाला ज़मीन परचेज किया तो हमें एक केवाला रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति जहां से परचेज किया था उसको भी एक केवाला हासिल हुआ होगा, तो आपका केवाला भी लगेगा। और जो व्यक्ति से आपने ज़मीन लिया उसके पास भी जो पुराना केवाला है, जिसको दर केवाला बोलते हैं, वो केवाला भी आपका मोटेशन में लगेगा। इतना ही नहीं, आपको जिस पार्टी से आपने ज़मीन लिया उसका ऑनलाइन नेट पर अपलोड भी होना चाहिए, साथ ही साथ खाता के साथ साथ उसका प्लॉट नंबर, जिसको खेसरा नंबर कहते हैं, वो भी अपलोड होना चाहिए, तब जाकर के आपका मोटेशन होगा। तो ये तो भाई बहुत कठिन अभी वाली बात हो जाएगी, इंस्टेंट तो आपका हो नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा बताया गया है कि जो पुराना नियम से चल रहा था दाखिल खारिज, वो पुराना नियम से ही कुछ समय तक हो, ताकि लोगों का जो दाखिल खारिज को जो समस्या है वो उसमें अंकुश लगाया जा सके, मतलब वो उसका समस्या जो है वो कम हो। लेकिन ऐसा अभी ज़मीनी स्तर पर देखा नहीं गया है। तो फिलहाल आपको यही काम करना है, अभी आपको करना है कि आपके पास जो भी कागजात हैं उन कागजात का एक जेरोक्स कॉपी आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। और या तो आप ब्लॉक में जाकर के दे दीजिए, या आपके हर एक पंचायत में शिविर लगेगा और लग भी रहा है, वहाँ पर आपको जाकर के दे देना है। खतियान अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से आपको खतियान निकालना है। उसमें आपका खाता, खेसरा और चौहद्दी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज़ का खास ख्याल आप लोग रखिएगा, यहाँ पर जो रजिस्टर 2 जो फॉर्म है, प्रपत्र 2, इसमें फिलअप करने में जो काफ़ी सारे लोग जो है वो गलती कर रहे हैं क्या, कि चौहद्दी जो उनका यहाँ जो पुराने वाले जो रजिस्टर 2 में या फिर पुराने वाले जो खतियान में जो चौहद्दी है वही यहाँ पर अपडेट कर दे रहे हैं। ये जो सर्वे का काम है, ये सर्वे का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। तो जो चौहद्दी है इंस्टेंट, जो अभी आपका करेंट सिचुएशन में जो उस ज़मीन पर चौहद्दी है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और चलिए अब हम पीसी स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं, और पहले तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो प्रपत्र 2 है उसको कैसे फिलअप करते हैं, जिसका खुद के नाम से डिमांड है, खुद के नाम से ज़मीन है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनका खुद के नाम से ज़मीन नहीं है, बाप परदादा के नाम से है, उनको पुश्तैनी से ज़मीन मिला है, तो उनको वंशावली किस प्रकार बनाना है। सरपंच वगैरह के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से एक शेड्यूल जो फॉर्म है उसमें आप बना करके दे सकते हो, अपना हस्ताक्षर करके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इस चीज़ पर सचेत रहिएगा कि जो फॉर्म भर के दे रहे हो आप, वो बिल्कुल आपको देना है, ऐसा नहीं कि कोताही करना है। इस सर्वे का जो है बहुत बड़ा महत्व है, आने वाले समय में आपको मालूम चल जाएगा। तो अब चलिए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि जो आपका प्रपत्र 2 है उसको किस प्रकार से फिलअप करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं प्रपत्र 2 को फिलअप करना। आ चुके हैं हम अपने पीसी स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रपत्र 2 है ये उनको भरना है जिनके नाम से स्वयं जमीन है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम अब आपको बताएंगे कि प्रपत्र 3 जो है वो जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है जिनके बाप दादा परदादा के नाम से जमीन है, खतियानी जमीन है। आज के इस वीडियो में प्रपत्र 2 हम देखते हैं। सबसे पहले राजस्व ग्राम को समझते हैं कि राजस्व ग्राम क्या है। राजस्व ग्राम यानी जो आपका ग्राम हो गया, जैसे हर एक आप देख पा रहे होंगे जितने भी आपके रसीद हैं वो सभी एक उसमें अपने अपने नाम से ग्राम दिया जाता है। यानी जो राजस्व ग्राम है आपका, वो जिस एरिया के अंतर्गत आपका जमीन आता है वो राजस्व ग्राम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना नंबर है, तो हर एक एरिया का एक पर्टिकुलर थाना नंबर दिया जाता है आपके रसीद पर। आप देख सकते हैं जो वी रसीद है उस पर, या फिर आपको केवाला पे मिल जाएगा, या फिर आपको आपके खतियान में भी मिल जाएगा। कई बार ये हो सकता है कि आपका जो नाम है वो 2 हो सकता है, लेकिन थाना नंबर दोनों का अलग अलग रहेगा। नाम एक हो सकता है लेकिन थाना नंबर दोनों का अलग अलग रहेगा। तो ये बात का आप खास ख्याल रखें कि आपका जो ज़मीन है
वो किस थाना नंबर के अंतर्गत आता है, वो थाना नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। देन उसके बाद इस हल्का नंबर को छोड़ देंगे आप। जो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस थाना है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर आपका जो अंचल है वो डालेंगे। यहाँ पर जो आपका जिला है वो अपना डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा कि रैयत का नाम सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं उसके पिता का नाम। तो रैयत किसको बोलते हैं, यानी जो खेत का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, हो सकता है उस जमीन पर आपने मकान बनाया हो सकता है उस जमीन पर आपने तालाब खुदवाया हो, या हो सकता है उस जमीन पर आपने पेड़ लगाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस जमीन पर आप खेती बुआई का काम कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन का मालिक आप हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर सर्वेक्षण के लैंग्वेज में बोलें तो उसको रैयत का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मान के चलिए कि आपका नाम जो रैयतधारी हैं, जो आपके नाम से ज़मीन है, तो वो नाम यहाँ पर रहेगा। देन उसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ पर रहेगा। अगर एक से ज़्यादा उस ज़मीन का हिस्सेदार है, रसीद में 2-3 नाम से वो जमाबंदी जो है वो उनका हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप वगैरह करके या फिर वो करके आप उनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं एक से ज़्यादा भाई की स्थिति में, और देन उसके पिता का नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब दूसरे कॉलम को समझते हैं कि ये दूसरा कॉलम क्या है। तो आइए, दूसरा कॉलम में यहाँ पर जो अस्थाई पता लिखा गया है, ये अस्थाई पता कौन सा पता डालना है, क्या ज़मीन का जो अस्थाई पता है वो पता डालना है, या फिर जो आप जिस एड्रेस रेसिडेंस पे रह रहे हो वो पता डालना है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। अस्थाई पता, मान के चलिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, लेकिन आपका ज़मीन किसी और दूसरे जगह भी हो सकता है। आपका ज़मीन जो है वो एक से ज़्यादा जगह है, और हर जो ज़मीन आपका है, जितने भी आपके ज़मीन है, वो एक दूसरे पते एड्रेस पर आता है। तो वो एड्रेस आपको ज़मीन वाला नहीं डालना है। आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जो आपका स्थल निवास है, वो आपको यहाँ पर डालना है। ज़मीन आपका कहीं भी हो सकता है। सपोज आप बिहार के हैं तो आपका बिहार के अलावा दिल्ली में, झारखंड में, या फिर कोई दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। देन ठीक उसी प्रकार आपका अस्थाई पता जो है वही डालेंगे, लेकिन आपका ज़मीन किसी दूसरे प्रखंड में भी हो सकता है, दूसरे ग्राम में भी हो सकता है, दूसरे पंचायत में भी हो सकता है, दूसरे मौजे में भी हो सकता है। लेकिन अस्थाई पता जो आपको फिलअप करना है वो अपने गाँव का अपना जो अस्थाई पता है वही आपको फिलअप करना है। देन तीसरा कॉलम यहाँ पर आता है आपका खाता नंबर का। खाता नंबर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हर एक रसीद में कौन से खाता नंबर पर आपका हिस्सा है, वो खाता नंबर आपको रसीद में मिल जाएगा, या फिर आपके केवाला पे मिल जाएगा, या फिर आपके खतियान पे मिल जाएगा। तो आप अपना जो भी आपका खाता नंबर है वो यहाँ पर अंकित करेंगे। एक से ज़्यादा खाता की स्थिति में आप उस खाते का जो प्लॉट है वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिसको कॉलम नंबर 4 में खेसरा के द्वारा दर्शाया गया है। तो जो भी आपका खाता नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो कॉलम नंबर 4 है यहाँ पर खेसरा है। खेसरा इस आम भाषा में, यानी सर्वे की भाषा में इसको खेसरा कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्लॉट भी समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग प्लॉट समझते हैं, बहुत सारे लोग खेसरा नहीं समझते हैं। तो खेसरा और जो प्लॉट है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो वो प्लॉट संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना है। देन उसके बाद जो 5वां कॉलम है यहाँ पर, इसमें आपसे रकबा पूछ रहा है। रकबा, एकड़, डिसमिल। जो सर्वे की भाषा में है उसमें एकड़ और डिसमिल ही सिर्फ समझा जाता है। जैसे 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, यानी 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एकड़ डिसमिल चलेगा। हालांकि ज़्यादातर लोग इधर आम भाषा में कट्ठा समझते हैं, धुर की समझते हैं, एकड़ बीघा समझते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकड़ डिसमिल चलता है। ठीक है, तो आपका अगर 100 डिसमिल से ज़्यादा है, या मान के चलिए 105 डिसमिल है, तो आप यहाँ पर 1 एकड़ 5 डिसमिल अंकित करेंगे। अगर आपका 5 डिसमिल है तो 0 एकड़ 5 डिसमिल अंकित करेंगे। अब बात करते हैं 6 कॉलम, यानी 6ठा नंबर पे आपको क्या फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप चौहद्दी समझिएगा। आपका जो केवाला है, हो सकता है वो 1990 का हो, 1995 का हो, 1980 का हो, या आपका जो खतियानी ज़मीन है जो बाप दादा परदादा के नाम से है, तो उसमें भी चौहद्दी जो हम आपको अभी फॉर्म नंबर 3 में समझाएंगे, उसमें भी चौहद्दी आप फिलअप कीजिएगा आज के टाइम पे। कि आज के टाइम पे जो आपका ज़मीन है उसके चारों तरफ, यानी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किसका ज़मीन है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अंकित करिएगा, जिससे सरकार को सही डेटा पहुँच सके और आपको भी आगे चल के सहूलत हो। तो चौहद्दी बिल्कुल आपको सही फिल करना है। जो 7वां नंबर यहाँ पर आ रहा है वो है किस्म ज़मीन।
ठीक है, किस्म जमीन, ये बहुत ही खास बात है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि जो किस्म जमीन है वो पूछा जा रहा है, ये आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो किस्म जमीन का ये मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने कहीं किसी से जमीन परचेज किया है, लेकिन वो सिर्फ आप जानते हो कि आपने उस जमीन पर अपना मकान बनाया है या अपना तालाब पोखर खुदवा रखा है, या फिर उस जमीन में आप वृक्षारोपण करते हैं, या फिर उस जमीन में पर्टिकुलर आपने अपना मकान बना रखा है, तो या तो आप तालाब बनाए हो। तो ऐसी स्थिति में आपको जमीन का किस्म प्रकार देना है, ताकि सरकार को पता चले कि इस प्लॉट, इस खाता में, इस प्लॉट में जो जमीन है, जो रकबा है, उसमें तालाब है, पोखर है, या फिर निजी घर है, या फिर आपने वृक्षारोपण कर रखा है। तो जमीन किस्म का जो यहाँ पर पूछा गया है वो आपसे पर्टिकुलर यही पूछ रहा है बेसिकली, कि आप यहाँ पर उस जमीन का किस्म दें। तो आपका अगर घर है तो आप यहाँ पर घर मकान डाल सकते हैं, आपने अगर तालाब पोखर खुदवा रखा है तो तालाब पोखर लिख सकते हैं, या फिर आपने अगर उसमें वृक्षारोपण लगा रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और अब समझते हैं शेष को लगान। ठीक है, शेष को छोड़कर लगान और जमाबंदी संख्या, ये दो कलम जो 8 और 9 दर्शाया गया है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोगों को ये समस्या आएगा कि जो लगान है, मान के चलिए कि उन्होंने अपना जमीन परचेज तो किया था, उनके पास केवाला मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उनको कैसे मालूम चलेगा कि भैया उनका लगान तो कट ही नहीं रहा है, उनके पास रसीद तो है ही नहीं, ना ही उनके नाम से जमाबंदी संख्या कायम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में ये 2 कॉलम आपको बिल्कुल छोड़ देना है, और छोड़ करके आपको जो आगे का जो 10वां नंबर कॉलम है वो वाला फिल करना है। ठीक है, बाकी आप जो कागज लगाएंगे उसके आधार पर जमाबंदी संख्या भी आपके नाम से कायम हो जाएगा और लगान भी आपको फिर निर्गत हो जाएगा। और जो नया जो सर्वे हो रहा है उसमें आपको जो खतियान नया तैयार होगा वो आपके नाम से ही तैयार होगा। और जिन लोगों के पास लगान रसीद कटा हुआ है तो वो अपना जो लगान जो मूल लगान है उनका वो यहाँ पर डालेंगे, और जो उनका डिमांड नंबर जमाबंदी संख्या उस रसीद पे मिला है वो यहाँ पर डाल देंगे। कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी संख्या अलग होता है और जो रसीद पर जमाबंदी संख्या होता है वो अलग होता है। तो एक बार रजिस्टर 2 में आप श्योर हो ले कि आपका जमाबंदी संख्या कितना है, ये फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो 10वां कॉलम आता है ये भी बहुत मैंडेटरी है, इसमें भी काफी सारे लोग गलत कर रहे हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि भूमि पर दावा का आधार, यानी जिस भी भूमि के लिए आप सर्वे करा रहे हैं, यानी सर्वे का जो कागज आप जमा दे रहे हैं, तो सरकार को ये कैसे मालूम हो कि उस जमीन का उत्तराधिकार आप ही हैं। तो इसका आपको यहाँ पर बहुत ही सचेत होकर के, सजग होकर के इसको फिलअप करना है। एक बार श्योर हो ले, कंफर्म हो ले कि आपका जो जमीन है उस पर आप दावा कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का जमीन है। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे यथा उत्तराधिकारी, यानी आपके बाप दादा के नाम से आपका जमीन था और आप उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर उत्तराधिकारी भराएगा। अगर वो जमीन, जिस जमीन के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हो, आप यहाँ पर जो सर्वे है वो उसमें फॉर्म भर दे रहे हो, वो जमीन आपको अगर दान में मिला है, जैसे बहुत सारे जमीन राजा रजवाड़ के समय में दान में दे दिया जाता था, या फिर आप कोई व्यक्ति आपको वो भूदान कर दिया है तो आप उसको भूदान लिखेंगे। या फिर आपने उस जमीन को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विक्रय और सेल किया है और आपने खरीद किया है, यानी सेल एंड डीड हुआ है, आपके पास सेल एंड डीड का केवाला मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्रय लिखेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जैसे उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के तरफ से उनको अपना सरकारी जमीन दिया जाता है। तो उनको आपको बता दें कि अंचल के तरफ से उनको एक बंदोबस्ती कागज मिलता है, साथ ही साथ उसका रसीद भी होता है, और बंदोबस्ती कागज में सीओ और इसका मुहर वगैरह सब कुछ रहता है। तो वो अगर आपको बंदोबस्ती प्राप्त है तो आपके पास जो बंदोबस्ती होगा वो बंदोबस्ती यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप, मेरा जो जमीन है वो बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त है। या फिर अन्य प्रकार के यहाँ पर बहुत तरह के आ गए, जैसे आपने किसी को गिफ्ट, आपको गिफ्ट द्वारा मिला है, या फिर आपने बदलैन किया है, या फिर आपने यहाँ पर शेड्यूल द्वारा मिला है, बंटवारा द्वारा मिला है। तो जो भी आपका किस्म है जमीन का, जो आपका यहाँ पर किस्म है वो आप यहाँ पर उसको डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये समझिएगा कि जिस जमीन का आधार, जिसके लिए आप यहाँ पर प्रूफ कर रहे हो कि ये जमीन हमारा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको डालना है, यानी दावा डालना है। अब यहाँ पर जो 11वां कॉलम आता है, अभिव्यक्ति अगर कोई हो तो, ये क्या है 11वां कॉलम, इसको ठीक से समझते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे मान के चलिए कि जमीन मेरा है,
मेरे पास उसकी जो खतियान है वो भी प्राप्त है, रजिस्टर 2 में भी प्राप्त है, हमारे पास केवाला भी है, या फिर हम कोर्ट से केस करके लड़े थे उस जमीन पर और उस जमीन का कागजात हमारे पास है, लेकिन उस जमीन का दखल का कब्जा हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस इंसान के पास उस जमीन का दखल कब्जा है उसका आप नाम लिखेंगे, ताकि सरकार को यह पता चले कि कागज तो आपके पास है लेकिन दखल कब्जा जो है वो किसी और के पास है। तो ऐसी स्थिति में वो जमीन आपको वापस मिल जाएगा, अगर आपका साक्ष्य और आपका जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो मजबूत हुआ तो। या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आपके जमीन पर कोई विवादित है, आपने जमीन को सेल किया था, उस पर विवाद है, या आपने उसको आपत्ति लगा रखा है, रोक लगा रखा है, तो उस स्थिति में वो वाद संख्या भी आप यहाँ पर दर्शाएंगे। तो अभिव्यक्ति अगर उस जमीन पर किसी भी प्रकार का लफड़ा है या कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको यहाँ पर लगाएंगे, चाहे वो जमीन किसी और के कब्जे में है या फिर आपके कब्जे में नहीं है, उस पर किसी और का घेराबंदी है, तो उस स्थिति में आप उस अभिव्यक्ति को यहाँ पर जरूर से दर्शाएंगे। अब आइए नीचे चलते हैं। नीचे आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो बस रैयत का हस्ताक्षर है, अंगूठे का निशान डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और एक आधार नंबर संख्या यहाँ पर डाल करके आपको फिलअप करके जो भी आपके पास कागजात है उस कागजात को साथ में संलग्न करके उसके 2 कॉपी करिएगा, एक कॉपी भरा हुआ और एक कॉपी आपको वहां से जहां पर आपका कैंप लगा हुआ है, आपके प्रखंड में या आपके पंचायत में, जो पंचायत भवन होते हैं, या फिर आप ब्लॉक में दे रहे हैं, तो वहां से एक रिसिप्ट बाजाप्ता साइन करा करके आप जरूर से यहाँ पर ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्रपत्र 3 जो है वो किन लोगों को फिल करना है, बाप दादा के नाम से जिनका जमीन है, और वो कैसे करना है। ठीक है, तो आप अगर नीचे कमेंट करेंगे तो हम आपको उस पर वीडियो बनाएंगे, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कहते हैं तो बस इसको यहीं पर एंड करेंगे। बाकी सर्वे के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बिंदास नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और आपको बाजाप्ता समझाएंगे कि आपने क्या करना है। किसी भी तरह का सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।